2022 के बाद से अगर हम देखेंगे तो वर्ल्ड में वॉर्स ही हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल पहले जो है वो 2022 में रशिया और यूक्रेन स्टार्ट हुआ, उसके बाद हमास इज़राइल, फिर पाकिस्तान इंडिया, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान, एंड अगर हम रिसेंटली देखेंगे तो इज़राइल, ईरान एंड यूएसए जो है वो वॉर में है एंड उसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। बट 2026 या 2027 में एक और वॉर है जो स्टार्ट हो सकती है। आपने शायद गैस भी कर लिया होगा क्योंकि मैं बात कर रही हूँ चाइना एंड ताइवान की। China's military activity around Taiwan is ramping up again. China says it has started large-scale military exercises around Taiwan. The Defense Ministry says it spotted 26 Chinese military aircraft and 7 naval vessels operating near Taiwan. Well, Taiwan's military is simulating its response to a possible Chinese invasion of the self-governing island. चाइना का कहना है कि ताइवान उसका है। बेसिकली चाइना और ताइवान एक हैं एंड कंट्रोल जो है वो चाइना की गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। वहीं जो ताइवान है वो बोलता है कि चाइना और ताइवान एक हैं एंड कंट्रोल जो है वो ताइवान के पास होना चाहिए। सुनने में ये वियर्ड लगता है, लेकिन इसके पीछे एक रीजन है जो हम जानेंगे अगर हम थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं तो। सो बेसिकली दोनों गवर्नमेंट इस चीज पर तो अग्री करते हैं कि चाइना एंड ताइवान एक है। यहाँ पर डिस्प्यूट इस बात का है कि कौन सी गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करेगी इस पूरे रीजन को। तो चलिए इसको जानने के लिए हम थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं एंड हिस्ट्री स्टार्ट होती है जब दो डायनेस्टी जो है वो चाइना पर अपना कंट्रोल चाहती थी एंड मैं बात कर रही हूँ चिंग एंड मिंग डायनेस्टी की। इन दोनों को पूरा कंट्रोल चाहिए था, ये लोग लड़ रहे थे। अब क्या होता है, इस लड़ाई के बीच में जो चिंग डायनेस्टी है वो जीत जाती है और जो हारी हुई मिंग डायनेस्टी है अपने आप को बचाने के लिए वो मेनलैंड चाइना से 130 टू 180 किलोमीटर दूर एक टापू होता है जिसे हम ताइवान बोलते हैं, वहां पर भागकर चले जाते हैं। तो इसके पहले तक जो है वो ताइवान में चाइना का उतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब ये होता है तो चिंग डायनेस्टी उसकी नजर जाती है ताइवान पे एंड उनके लिए तो मिंग डायनेस्टी जो थी वो उनकी शत्रु थी। तो वो लोग हमला करते हैं ताइवान पे एंड ताइवान का कंट्रोल इवेंचुअली जो है वो चिंग डायनेस्टी के पास चला जाता है एंड ये कंट्रोल 200 साल तक रहता है। उसके बाद 200 साल बाद वर्ल्ड के इवेंट्स चेंज होते हैं एंड ये टाइम होता है जापान साइनो वॉर का। बेसिकली जब जापान और जो चाइना थे वो लड़ रहे थे, तो इस वॉर में क्या होता है, जापान जीत जाता है। वी ऑल नो कि जापान एक टाइम पे बहुत पावरफुल था, वो जीतता है एंड जो ताइवान का कंट्रोल है वो जापान के हाथ में चला जाता है एंड ये कंट्रोल 50 साल तक चलता है एंड उसके बाद जापान भी इसका कंट्रोल खो देता है एंड इसका रीजन बनता है वर्ल्ड वॉर 2। वी ऑल नो कि वर्ल्ड वॉर 2 में जो जापान है वो हार गया था एंड इसके बाद उसके लिए बहुत इम्पॉसिबल था कि वो ताइवान पे अपना कंट्रोल रख सके। अब क्या हुआ कि दूसरी तरफ चाइना में जो ये चिंग डायनेस्टी थी ना, इससे लोग खुश नहीं थे। तो वहां पर 1911 के आसपास जो है वो एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। लोगों ने बताया कि भाई हम ठीक नहीं है, हमें पसंद नहीं आ रहा है, तो वो लोग हटाना चाहते थे चिंग डायनेस्टी को एंड इसके बाद जो चाइना नेशनलिस्ट थे उन्होंने रिपब्लिक ऑफ चाइना को स्टैब्लिश किया। उसके बाद क्या हुआ, धीमे धीमे जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसका कंट्रोल आ गया मेनलैंड चाइना में। और जैसे पहले हुआ था कि जब चिंग और मिंग की लड़ाई हुई थी तो मिंग डायनेस्टी जो है वो ताइवान चले गए थे, वैसे ही जो ये चाइनीज नेशनलिस्ट थे ये भी भागकर जो है वो ताइवान चले गए एंड वहां पर इन्होंने अपना कंट्रोल बना लिया। सो फाइनली जब सिविल वॉर खत्म हुआ तो कम्युनिस्ट पार्टी, जैसे पहले हुआ था कि चिंग डायनेस्टी ने ताइवान पे हमला किया था, वैसे ही कम्युनिस्ट ने भी सोचा कि हम लोग ताइवान को ले लेते हैं एंड उन्होंने हमला कर दिया ताइवान पे 1949 के आसपास। लेकिन 1950 में जो कोरियन वॉर है वो स्टार्ट हो गया एंड उस टाइम जो यूएस प्रेसिडेंट ट्रूमैन थे उन्होंने अपनी जो फोर्सेस थी उनको ताइवान के पास भेज दिया एंड उससे क्या हुआ, ये क्लियर मैसेज था चाइना के लिए कि अगर चाइना ने ताइवान को लेने की कोशिश की तो उनको डायरेक्ट वॉर करना पड़ेगा यूएसए के साथ। एंड एक्चुअली में चाइना उस टाइम पर ये वॉर अफोर्ड नहीं कर सकता था क्योंकि तब इतनी अच्छी कंडीशन नहीं थी चाइना की जैसे अभी है। अभी चाइना ने अपने आप को टेक्नोलॉजी में एडवांस कर लिया है, काफी सारी उन्नति कर ली है, लेकिन उस टाइम पे वहां पर काफी गरीबी थी एंड उनको अपने आप को डेवलप करना था, स्ट्रांग बनाना था। उसके बाद 1954 में यूएसए एंड जो रिपब्लिक ऑफ चाइना जो ताइवान है उन्होंने एक ट्रीटी भी साइन की कि अगर चाइना जो है वो ताइवान पे हमला करता है तो यूएसए ताइवान को डिफेंड करेगा एंड ये जो है वो इफेक्टिव रही 1979 से, जिससे चाइना, जो हम कम्युनिस्ट चाइना की बात कर रहे हैं, वो काफी ज्यादा नाराज था एंड ये इकलौती बात नहीं थी, एक और ऐसी चीज थी जिससे चाइना बहुत नाराज था एंड वो थी यूएन सीट।
हम लोगों को पता है कि चाइना जो है वो यूएन सीट जो है वो चाइना के पास है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक टाइम तक जो ये यूएन की चाइना की सीट है उसमें ताइवान रिप्रेजेंट करता था बेसिकली चाइना को। एंड ये चला 1971 तक, जिसमें क्या हुआ कि एक लेजिस्लेटिव पास किया गया एंड उसके बाद जो ओनरशिप है वो कम्युनिस्ट चाइना के पास आ गई एंड जो कम्युनिस्ट चाइना है वो फ्रंट स्टेज पे आ गया वर्ल्ड की। उसके बाद 1979 में एक गेम चेंजर हुआ। जो यूएसए है वो सोवियत के अगेंस्ट में चाहता था कि कहीं ना कहीं चाइना उसको सपोर्ट करे एंड चाइना की शर्त थी कि यूएसए को वन चाइना पॉलिसी को मानना चाहिए। वन चाइना पॉलिसी बेसिकली ये है कि चाइना जो मानता है ताइवान जो है वो चाइना का पार्ट है एंड ये जो है वन चाइना पॉलिसी का पार्ट था एंड यूएसए ने इसको अग्री कर लिया। ऑब्वियसली ये ताइवान के लिए बहुत शॉकिंग था, लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद भी यहाँ पर यूएसए ने एक चाल चली। उन्होंने एक और जो है वो कानून जो है वो अपनी यूएस कांग्रेस में पास किया था। सो यूएस कांग्रेस ने ताइवान रिलेशन एक्ट को 1979 में पास किया, जिसका मतलब था कि जो डिफेंसिव आर्म्स हैं, जो वेपन्स हैं, वो सब जो है वो ताइवान को ये लोग देते रहेंगे। तो थोड़ा अजीब है कि एक तरफ ये लोग मान रहे हैं कि चाइना और ताइवान एक है, ताइवान जो है चाइना का पार्ट है, दूसरी तरफ जो है वो आर्म्स भी सप्लाई कर रहे थे ताइवान को। तो बेसिकली यूएसए ने पूरी तरह से जो अपना कंट्रोल था और सपोर्ट था वो ताइवान से नहीं छीना एंड कहीं ना कहीं आज भी हम लोग ये मानते हैं कि कहीं ना कि जो ताइवान अभी तक बचा हुआ है उसका रीजन यही है कि यूएसए ने पूरी तरह से जो रिलेशनशिप्स नहीं तोड़े, वरना अब तक चाइना ने ताइवान को ले लिया होता। फिर काफी दशकों तक जो चाइना है धमकी देता रहा कि हम ताइवान को ले लेंगे, हम ताइवान को ले लेंगे, लेकिन कुछ ज्यादा हुआ नहीं। लेकिन ये सब कुछ 2005 में चेंज हो गया। सो 2005 में एंटी सक्सेशन लॉ को चाइना ने पास कर दिया। इसमें जो आर्टिकल 8 था वो कहता था कि जो ताइवान है वो चाइना का पार्ट है एंड उसी के साथ 3 कंडीशन भी दी गई एंड कहा गया कि चाइना ताइवान के खिलाफ मिलिट्री यूज कर सकता है। इसमें 3 जो है वो फॉर्मल कंडीशंस दी गई थी। इसमें सबसे पहला था कि अगर ताइवान अपने आप को फॉर्मली इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दे, दूसरा था मेजर इंसिडेंट से डी फैक्टो एंड थर्ड कंडीशन थी कि अगर चाइना को लगे कि पीसफुली ताइवान को लेना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है तो इस कंडीशन में भी चाइना जो है वो अपनी आर्म फोर्सेस का यूज कर सकता है ताइवान को लेने के लिए। लेकिन यहाँ पे चाइना ने क्या किया कि चाइना ने इन चीजों की कोई भी क्लियर डेफिनेशन नहीं दी, जिसका मतलब था कि चाइना खुद डिसाइड करेगा कि ये लाइन जो है वो कब क्रॉस हुई है। एंड एक चीज और हमने देखी है कि 2005 में जो ताइवान की स्टेट मीडियन लाइन है उसको चाइना क्रॉस नहीं करता था, लेकिन रिसेंट टाइम्स में बहुत सारी न्यूज आती है कि चाइना जो है उसके फाइटर जेट्स जो है वो लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, ताइवान में अलर्ट हो गया है। एंड जब 2005 में ये जो कंडीशंस है ये आई थी वो उतना मैटर भी नहीं करती थी क्योंकि उस टाइम में चाइना काफी वीक था, तो ये चीजें आ गई थी, बट लोगों को पता था कि ये अभी कब्जा नहीं कर पाएगा, प्लस सामने यूएसए की प्रोटेक्शन भी थी, तो यूएसए फुल्ली सपोर्ट कर रहा था ताइवान को। लेकिन आज 2026 में चीजें काफी चेंज हो चुकी हैं क्योंकि चाइना ने काफी सारी प्रोग्रेस कर ली है, इकोनॉमी वाइज, ऑटोमेशन, बाकी चीजों में भी अपनी डिपेंडेंसी भी वर्ल्ड पर एक क्रिएट कर ली है। तो वो यूएसए को अब ये नहीं कहूँ कि डायरेक्ट वो हेड ऑन करना चाहेगा क्योंकि अभी भी चाइना चाहता है कि भाई उसकी ग्रोथ पर कोई आंच ना आए, लेकिन जैसे हम देख रहे हैं कि यूएसए बाकी की चीजों में बिजी होता जा रहा है, जैसे यहाँ वॉर हुई, वहां वॉर हुई, ईरान के संग वॉर में घुस गया, तो इन सब चीजों को देखते हुए समझ में आता है कि अगर चाइना को थोड़ा मौका मिलता है एंड यूएसए काफी ज्यादा बिजी हो जाता है तो वो ताइवान को ले लेगा। लेकिन यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि यूएसए ताइवान को क्यों बचाना चाहता है, एंड इसका आंसर भी हम जानेंगे, प्लस ये भी देखेंगे कि अगर चाइना ताइवान को ले लेता है तो उसका असर हम पर क्या पड़ेगा। तो इसमें सबसे बड़ा रीजन पहला है कि अगर आप मैप में ताइवान को देखोगे तो वो साउथ चाइना सी के नॉर्दर्न एंट्रेंस पर है। दुनिया की टोटल ग्लोबल शिपिंग 30% जो है वो साउथ चाइना सी से गुजरती है और हम बात कर रहे हैं 3.37 ट्रिलियन वर्थ की ट्रेड के बारे में। प्लस उन वाटर्स के नीचे 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस है, प्लस 11 बिलियन बैरल ऑयल है। सो जो चाइना है वो इसका ऑलमोस्ट सब कुछ क्लेम करता है। वो मैप पर एक बॉर्डर खींचता है जिसे 9-line कहते हैं, जो साउथ चाइना सी के रफली 90% इनकम्पास करती है। वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और हाँ
ताइवान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स को ओवरलैप करती है। 2016 की जो यूएन ट्रिब्यूनल है, उन्होंने ये कहा था कि जो ये चाइना की जो लाइन बनाई हुई है, इसका लीगल कोई भी मतलब नहीं। बट चाइना तो चाइना है, चाइना ने इसको पूरी तरह डिसमिस कर दिया। उसके बाद चाइना ने कुछ और रिमार्केबल किया। चाइना ने अपने खुद के आइलैंड्स को बनाना स्टार्ट कर दिया। This evidence here of Chinese military buildup in the South China Sea. China's Navy has reportedly finished expanding its man-made outpost in the South China Sea. आर्टिफिशियल आइलैंड्स जो स्पार्टली आइलैंड में रिमोट रीफ्स के ऊपर कंस्ट्रक्ट किए गए थे, इनमें मिलिट्री बेसेस, रनवेज, रडार सिस्टम और मिसाइल लॉन्चर्स भी अवेलेबल थे। हर आइलैंड चाइना की टेरिटोरियल क्लेम को 200 नॉटिकल माइल्स और आगे बढ़ाता है। अगर चाइना ताइवान कंट्रोल करे तो वो इस पूरे रीजन का नॉर्दर्न गेटवे कंट्रोल करता है एंड वो पूरे साउथ एशिया में मिलिट्री पावर को प्रोजेक्ट कर सकता है। एंड अमेरिका कभी नहीं चाहेगा, वो चाहता है कि उसकी प्रेजेंस जो है वो साउथ चाइना सी में बनी रहे। सेकेंड रीजन है यूएस क्रेडिबिलिटी एंड डिफेंस सिस्टम। यूएसए ने बहुत सारी कंट्रीज हैं, जैसे जापान है, साउथ कोरिया है और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, उनके साथ डिफेंस पैक्ट किए हुए हैं कि अगर आप पे हमला होता है तो हम बचाने आएंगे। तो खुद ही सोचिए कि अगर चाइना अटैक करता है ताइवान पे, यूएसए कुछ नहीं कर पाता, तो बेसिकली ये एक मैसेज आएगा दुनिया में कि चाइना के सामने यूएसए भी कुछ नहीं कर पा रहा। वैसे अगर देखा जाए तो रिसेंटली जो चेंजेस आ रहे हैं, उसके बाद से कई लोगों का विश्वास जो है वो यूएसए से काफी ज्यादा डगमगा भी गया है, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस में यूएसए ने कुछ किया नहीं है, अपनी बात से भी पीछे हट गया, तो चीजें काफी इम्पैक्ट करेंगी यूएसए। थर्ड जो रीजन है वो है सेमीकंडक्टर, टीएसएमसी एंड एआई वॉर। आपको 2020 तो याद होगा जब एक ग्लोबल सेमीकंडक्टर शॉर्टेज ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। दुनिया में ऑलमोस्ट जो हर एडवांस चिप है वो एक ही कंट्री से आती है एंड बेसिकली एक ही कंपनी से भी आती है, एंड वो कंपनी है TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। 2025 तक TSMC दुनिया की सबसे एडवांस चिप का मार्केट अप्रोक्सीमेटली 90% जो है वो कंट्रोल करता है, जो एनवीडिया के AI GPUs, एप्पल के आईफोन्स और AMD के प्रोसेसर पावर्स करते हैं। बेसिकली जो हर मेजर AI आप यूज करते हो या आपका फोन वगैरह जो भी है, उसमें इस चिप का यूज होता है। एंड यूएसए के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूएसए नहीं चाहता कि उसकी कंपनी को लॉसेस झेलना पड़े। क्या सच में चाइना और यूएसए भिड़ेंगे? नहीं, डायरेक्टली तो बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं लगता कि चाइना ये करेगा कि यूएसए से डायरेक्टली भिड़े, क्योंकि जब भी कोई वॉर होती है ना, तो एक कंट्री कई सालों तक जो डेवलपमेंट है उसमें पीछे चली जाती है। अगर यूएसए काफी सारी वॉर्स में फंसा तो चुपके से चाइना कोशिश कर सकता है कि ताइवान को ले ले, लेकिन चांसेस कम है कि जो ये दो न्यूक्लियर सुपर पावर हैं वो आमने सामने आएंगी। लेकिन अगर ऐसा होता है कि हाइपोथेटिकली चाइना ले लेता है ताइवान को, तो इंडिया पे इसका इम्पैक्ट आएगा कैसे कि आज ताइवान है, कल फिर वो जापान का पार्ट बोलेगा, परसों बोलेगा मेरे को साउथ कोरिया चाहिए, एंड इंडिया का पार्ट भी, उसको तो सब कुछ अपने में मिलाना है। प्लस जो सेमीकंडक्टर का इम्पैक्ट होगा वो इंडिया में भी देखने मिलेगा, क्योंकि हम अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को भी बूस्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। तो इस वजह से इंडिया नहीं चाहेगा कि जो चाइना है वो ताइवान को ले ले, लेकिन हम भी वही कर चुके हैं। हम भी वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं, तो डायरेक्टली हम कुछ बोल नहीं सकते। खैर वो एक अलग बात है, बट इंटरेस्टिंग होगा देखना कि क्या सच में यूएसए इतना ज्यादा बाकी के वॉर्स में फंस जाता है कि चाइना धीमे से ताइवान को लेने की कोशिश करे। वैसे आपको इस बारे में क्या लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जल्दी अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।